आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई पर लगातार ध्यान दे रहे होंगे। तो हम आज का वीडियो जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें बताएंगे हम दहेज के बारे में कि समाज में दहेज के कारण कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या कारण हैं। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने गरीबी के बारे में पिछला वीडियो में मैंने बनाया था गरीबी के बारे में। तो ऐसा है नहीं कि मैं सारे टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट कर पाऊँ, तो मैं पार्ट वाइज लेकर चल रहा हूँ। कल मैंने गरीबी पढ़ाया था और आज दहेज के बारे में कारण और उसके क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो है तलाक, उसके बारे में पढ़ाएंगे। फिर हमारा अहिंसा जो है उसके बारे में, जो घरेलू हिंसा हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। तो कुछ चैप्टर तो मुख्य सेविका में है जो हम एक साथ सारे सिलेबस, अगर एक साथ सारे टॉपिक पढ़ाएंगे तो पूरा कवरअप नहीं हो पाएगा, इसलिए हम बीच बीच में आपको पार्ट वाइज वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दें, जिससे अगर हम कोई वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, और एक चीज़ बता दूं, मेरे सारे वीडियो पार्ट वाइज मुख्य सेविका नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ सारे वीडियो आपको अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं। पार्ट वाइज आपको चैप्टर दिया था, कोई मैंने स्किप नहीं किया है। तो आपका जब तक एग्ज़ाम होगा मैं सारे टॉपिक 100% करवा दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि आप ऊपर स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ दहेज लिखा है। तो समाज में दहेज के कारण कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेरा पहला है फर्स्ट नंबर पे, वो आपको दिख रहा होगा अनुलोम विलोम। इसमें वह विवाह होता है जिसमें देखो लड़की की मर्ज़ी ना होकर के, ना लड़की की मर्ज़ी होती है ना लड़के की मर्ज़ी होती। कहने का मतलब वो एक प्रकार प्रेशर में एक विवाह होता है। अंतर विवाह, अंतर कास्ट का मतलब जो दूसरी कास्ट लड़की हो या दूसरी सारी कास्ट की लड़की से, ये अंतर जात होता है। संयुक्त परिवारों में स्त्री का शोषण, जो संयुक्त परिवार होते हैं उसमें स्त्रियों का आजकल बहुत शोषण होता है। मैंने विवाह वाले टॉपिक में ये बताया था कि संयुक्त परिवार क्या होता है, एकल परिवार क्या होता है। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि वो परिवार के बारे में डिस्कस किया था कि संयुक्त परिवार क्या होता है और एकल परिवार क्या होता है। एकल जो परिवार होता है उसमें हमारे मम्मी पापा भाई बहन तक सीमित होता है, और जो बहु परिवार होता है या संयुक्त परिवार होता है उसमें मेरे 3 पीढ़ी या 2 पीढ़ी संयुक्त होते हैं। कहने का मतलब मेरे पापा, फिर उनके पापा और उनके पापा, यानी कि मेरे दादा तक वो पीढ़ी चलती है, तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार थोड़ा लंबा होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं परिवार में, वो ज़्यादा होते हैं, 10 या 20 या 25 तक हो सकते हैं। लेकिन जो एकल परिवार होता है उसमें मम्मी पापा हम और भाई बहन तक ही सीमित होता है। तो संयुक्त परिवार में स्त्रियों का शोषण कैसे होता है मैं आपको बताऊँ कि जो एक संयुक्त परिवार होता है उसमें कई सारे मेंबर होते हैं, कई सारे सदस्य होते हैं। तो उसमें जो स्त्री खाना बनाती है, कहने मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई लड़की शादी के बाद जाती है तो वहाँ पर आप उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, शारीरिक रूप से खाना बनाए, बर्तन साफ़ करे, झाड़ू पोछा करे, घर के तमाम काम करती है। जब एकल परिवार होगा तो वहाँ पे क्या करना है, उसके हस्बैंड करना है, उसके लड़के का करना। लेकिन जब जॉइंट फैमिली होगी, संयुक्त परिवार होगा, तो वहाँ पर बहुत सारे मेंबरों का काम करना पड़ेगा। कपड़े धुलने हैं, तमाम ज़्यादा सारे काम होते हैं जो संयुक्त परिवार में होते हैं। तो हम कहने का मतलब ज़्यादा से परिवार में, बड़े लंबे परिवार में स्त्रियों का शोषण होता है शारीरिक रूप से, उन पर बहुत बड़ा एक बोझ डाल दिया जाता है काम का। फिर है विवाह की अनिवार्यता। विवाह की अनिवार्यता भी हमारे समाज में एक दहेज का मुख्य कारण है। इसके बारे में हम वीडियो में नीचे डिस्कस करेंगे। पहले मैं पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूँ कि कौन कौन से दहेज के कारण हैं, उसके बाद मैं हर एक पॉइंट का डीपली से आपको बताऊँगा, जिससे आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। और आप देखो, आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था वो आप मान कर चलिए बहुत कठिन सब्जेक्ट होता है, क्योंकि आपने अब कभी एग्ज़ाम दिया होगा सोशियोलॉजी का, तो उसमें ऐसे ऐसे राइटर और थिंकर के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका नाम कभी आपने सुना नहीं होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, एक दुर्खीम हो गए, पार्सन्स हो गए, गैलिन हो गए, तमाम प्रकार के पार्सन्स हो गए, तमाम प्रकार के राइटर हो गए जिनका तुम नाम नहीं सुने होंगे। तो उनके कथन अनुसार कभी कभी एग्ज़ाम में अब एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, कभी दिए होंगे सोशियोलॉजी का बीए में या ग्रेजुएशन में, तो वहाँ पर आपको कथन दिया होगा कि हाँ, कार्ल मार्क्स के अनुसार विवाह की दहेज की परिभाषा बताओ। उनका कथन कहा क्या था, तो ऐसा स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है जनरली सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में। तो आपको ध्यान से जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे, इसलिए ज़्यादा अच्छा है आप थ्योरी को थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू अच्छे से कर पाएंगे। 2693 टोटल पद हैं, जिसमें से आपको केवल एक पद चाहिए होता है, बाकी 2692 पद से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप उस पद के लिए हमेशा फ़ाइट करें, एक सीट के लिए फ़ाइट करें और पढ़ते रहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, धन को मंडित करना, महंगी शिक्षा प्रणाली और प्रतिष्ठा का विषय। जो महंगी शिक्षा प्रणाली होती है उसमें भी एक दहेज का कारण होती है। कहने का मतलब मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई लड़का पढ़ लिख ज़्यादा जाता है, पढ़ा लिखा ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा दहेज मिलता है। उसके मम्मी पापा सोचते हैं कि हमारा लड़का इतना पढ़ा है तो हम इससे शादी जब करेंगे तो ज़्यादा धन का अर्जन करेंगे, ज़्यादा दहेज के रूप में हम लेंगे उससे
शादी जब करेंगे लड़की से। तो ये हमारा मानना है कि अगर लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो उसे धन नहीं लेना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए। ये हमारे समाज की बुराई है और हमारे देश में कानून भी बना है कि दहेज प्रथा उल्लंघन करने पर आदमी को जेल हो सकती है। लेकिन ये सारा ताक पे रखा हुआ है, केवल ये ज़मीनी कार्रवाई पे ये नियम नहीं बना है, केवल ये फाइलों में दर्ज है। ये आप मान के चलिए कि बहुत सारे जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनके पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा लड़का बहुत पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट है, अच्छी जॉब में है, तो हमको दहेज के रूप में धन चाहिए, ऐसा वो डिमांड करते हैं। फिर मेरा है प्रतिष्ठा का विषय। मैं ये बताऊँ, प्रतिष्ठा के रूप में भी लोग दहेज के रूप में ज़्यादा लेते हैं। कहने का मतलब है ये कि अगर पड़ोस में एक 2 पड़ोसी आसपास रह रहे हैं, एक लड़के की शादी हुई तो वो कार पाया, ठीक है, और दूसरा जो लड़का उसके पड़ोसी था वो कार नहीं पाया, तो सोचते हैं कि हाँ, उस प्रतिष्ठा से कंप्रोमाइज़ करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि हाँ, उसका लड़का ज़्यादा दहेज पाया, मेरा कम पाया। अब हम बता दें लड़की के सेंस में क्या होता है। देखो, लड़की के जब बाप पिता होता है और उसके पेरेंट्स होते हैं तो शादी करते हैं, तो सोचते हैं कि हमारे समाज में एक अच्छी वैल्यू बने कि हाँ, उनकी लड़की की शादी हुई थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा धन दिया, बहुत ज़्यादा दहेज दिया। तो समाज की प्रतिष्ठा भी एक कारण होती है दहेज प्रथा का। समाज की प्रतिष्ठा से बचने के लिए लोग, प्रतिष्ठा में ऊपर उठने के लिए लोग बहुत सारा धन का दहेज के रूप में देते हैं, चाहे जो भी हो। उपहार ना देकर समझते कि वो दहेज दे रहे हैं, समझते कि हम अपनी शादी लड़की की कह रहे हैं तो हमारे समाज में इज्जत हो कि फलाने की लड़की की शादी हुई तो उनके पिता उनको बहुत सारा धन दिए। तो धन के दो समाज की प्रतिष्ठा होती है, उसका भी एक मुख्य कारण रहता है दहेज प्रथा का। फिर देखते हैं कि क्या है दहेज प्रथा, जिसमें दुल्हन के परिवार को दूल्हे के परिवार के लिए नकदी के रूप में उपहार देने और कीमती चीज़ें देने भी शामिल हैं। कहने का मतलब जो दूल्हे के परिवार वाले को दुल्हन के परिवार यानी लड़की के परिवार वाले उसको गिफ्ट देते हैं, चाहे वो धन हो चाहे कुछ भी हो। हद तक समाज द्वारा निंदा की जाती है, लेकिन कुछ लोगों को यह तर्क भी इसका अपना महत्व है और लोगों को अभी भी इसका अनुसरण कर रहे हैं तथा दुल्हन को कई तरीक़ों से लाभ पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो ये था दहेज का रूप में जो लड़का को दिया जाता है शादी तक। क्या है दहेज प्रणाली के कोई लाभ? कहने का मतलब दहेज प्रणाली के कोई लाभ है या हानि है? ठीक है, मैं बता दूं लाभ, आप उसको लाभ कहें या जो भी कहें, लेकिन इसमें जो हम क्वेश्चन मार्क करके मैं बता रहा हूँ, लाभ यह है कि अगर एक लड़का एक लड़की से शादी कर रहा है और लड़का अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, तो सोचता है कि अगर हमको शादी के रूप में उसकी दैनिक जीवनचर्या में जो सामान लगती हैं, जैसे बेड हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गई, तमाम सारी इत्यादि चीज़ें होती हैं जो उसको दहेज के रूप में मिल जाती हैं, जिससे वो वहाँ से अपना क्या कर सकता है, अपनी जो दैनिक जीवनचर्या वाली जो सामान्य होती उसको खरीदेगा नहीं, उसका पैसा बच जाएगा और उससे वो पैसा का दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देगा और उसको वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो कहना मतलब ये इस प्रकार का लाभ देखा गया है, लेकिन ये लाभ के अंतर्गत नहीं आएगा, ये दहेज प्रथा के अंतर्गत आता है। मैं बताऊँगा क्या है इसमें। कई दंपति इन दिनों स्वतंत्र रूप से रहना पसंद करते हैं। मैंने बताया कई जो दंपति होते हैं, लड़के की शादी हो जाती है तो सोचते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से रहें, अपने मम्मी पापा से अलग रहें, ठीक है, तो सोचते हैं कि अपनी मम्मी पापा से अलग रहें, स्वतंत्र रूप में रहें, और उनको दहेज में मिली ज़्यादातर नकदी, फर्नीचर, कार और अन्य ऐसी संपत्तियां भी शामिल होती है जो उनके लिए वित्तीय सहायता के रूप में काम करती हैं और अपना जीवन शुरू करने में मदद करती हैं। कहने का मतलब जब मम्मी पापा से वो दंपति हैं, लड़का लड़की जो हैं वो अलग हो जाएंगे तो उनको ज़्यादा जब सामान नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि दहेज के रूप में उनको सामान मिल चुका है और उनको सामान नहीं लेना पड़ेगा, तो एक वित्तीय सहायता भी इस प्रकार सोचा जा सकता है कि दहेज प्रथा का एक लाभ हो सकता है, लेकिन हम लाभ नहीं मानेंगे इसको। शादी के वक्त दोनों दूल्हा और दुल्हन अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। शादी के बाद जो दूल्हा दुल्हन होती हैं वो अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं, ये और उनका पैसे की बचत हो जाएगी, क्योंकि उनको सामान मिल ही गया तो उनको करना क्या है, केवल अपनी कैरियर ग्रोथ पे ही ध्यान देना है। और वो आर्थिक रूप से इतने अच्छे नहीं होते कि वे अपने इतने ज़्यादा खर्चे को एक बार में वहन कर सकें, क्योंकि इतना ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं अवेलेबल होता। जब वो अलग हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, तो उनके पास इतना पैसा नहीं अवेलेबल होता है जिससे वे दैनिक दिनचर्या वाली सामान ले पाएँ। तो उनका पैसा जब दहेज के रूप में उनको अच्छा पैसा, अच्छा सामग्री मिल गई तो उनका पैसा बच जाता है और वही पैसा वो अच्छे कामों में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन क्या ये एक वैध है कारण है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये दहेज देना एक वैध कारण माना जाए या न माना जाए? अगर आपको लगता है हाँ माना जाए तो आप कमेंट में यस लिखिए, अगर नहीं माना जाता है तो आप नो लिखिए। देखते हैं आपका क्या इसके ऊपर रिव्यू रहता है, क्या आपका सोचने का नज़रिया रहता है। यदि एक मामला है तो दुल्हन के परिवार पर पूरा बोझ डालने के बजाय दोनों परिवार को उन्हें बसाने में निवेश करना चाहिए। कहने का मतलब है अगर ऐसा है तो दुल्हन के परिवार वाले ऐसा बोझ क्यों झेलें? लड़के को भी घर वाले ऐसा बोझ झेलना चाहिए कि लड़के के घर वाले, उसके पेरेंट्स भी, लड़के के पेरेंट्स उसका भी सपोर्ट करें, उसका फैमिली प्लानिंग में, उसका आगे ग्रोथ करने में, उसका कैरियर बनाने में लड़के वाले के घर वाले भी उसका पैसे से सहायता करें, उसकी निवेश करें। यह अलावा भी हो सकता है कि यह दोनों परिवार नव दंपति को बिना वित्तीय सहायता प्रदान करने। कहने का मतलब अगर कोई नया नया दंपति है, नया नया शादी हुआ है, तो उसका बिना
उसके घर वाले उसको ऐसी राशि दें, इतना पैसा दें बिना ब्याज के, जिससे वो अपनी आगे करियर की ग्रोथ कर सके। फिर देखते हैं क्या है। कई लोग यह भी तर्क देते हैं कि जो लड़कियां दिखने में अच्छी नहीं होती वे दूल्हे की वित्तीय मांगों को पूरा करके शादी कर लेती हैं। कहने मतलब है कभी कभी लड़कियां दिखने में सुंदर नहीं होती हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा होता है कि वो लड़की को खरीद लेते हैं, समझ लीजिए खरीद लेते हैं, और लड़कों को खरीद लेते हैं और उसकी शादी कर देते हैं। क्योंकि कभी कभी जब लड़की का फिजिकल सही नहीं होता है, मान लो फिजिकल में क्या हो गया, गोरी है, काली है, इतना एक फिजिकल हो गया। अगर मान लो सामने की लड़की है, उसका वर नहीं मिल रहा है, शादी जल्दी नहीं मिल रही है, लेकिन उसके पिता के पास बहुत सारा पैसा है, तो वो अच्छे घर में शादी कर देती है, अच्छा ढूंढ ढांढ के शादी कर देती है। क्योंकि लड़कों की अगर लड़के की डिमांड 10 लाख है, तो अगर पेरेंट्स के पास, लड़के के पेरेंट्स के पास 20 लाख रुपया है, तो 20 लाख रुपये तक वो शादी दे सकता है। इसलिए वो क्या हुआ, एक प्रकार का वहाँ पर अच्छी वो शादी कर सकता है। एक प्रकार भी दहेज को बढ़ावा मिलता है। दुर्भाग्यपूर्ण यह कि लड़कियों को बोझ के रूप में देखा जाता है, और जैसे ही 20 वर्ष की उम्र पार कर लेती हैं, उनके माता पिता की प्राथमिकता यही रहती है कि वे उनकी शादी करा दें। ऐसे मामलों में भारी दहेज देना और यह बुरी प्रथा उन लोगों के लिए वरदान जैसी होती है जो अपनी बेटियों के लिए दूल्हा खरीदने में सक्षम है। कहने में जिनके पास बहुत अधिक पैसा होता है वो दूल्हा खरीद, देखो क्या दूल्हा खरीद लेते हैं, दूल्हा खरीदने में सक्षम है। खरीदना ही हुआ एक प्रकार बहुत ज़्यादा। अगर कोई लड़का डिमांड कर रहा है दहेज की, तो क्या हुआ, उसकी लड़की के पेरेंट्स उसको खरीद ही रहे हैं, चाहे वो पैसा देकर खरीद रहे हो चाहे सामान देकर खरीद रहे हैं। हालांकि इससे क्या होता है, हमारे समाज में दहेज प्रथा को बढ़ावा मिल रहा है दिन प्रतिदिन, ऐसा देखने को मिलता है समाज में। फिर देखेंगे क्या है। अब ऐसा समय है जब ऐसी सोच को बदलना चाहिए। देखो समय बदल रहा है, ऐसी सोच को बदलना चाहिए कि दहेज देना थोड़ा कम करें लोग। उसको एक दहेज के रूप में हर किसी की फीलिंग को समझें कि अगर लड़की है, उसके पेरेंट्स गरीब हैं, तो उससे इतनी डिमांड ना करना चाहिए जिससे वो अपने आप को सही न साबित कर पाएँ। दहेज प्रथा के समर्थकों द्वारा यह भी माना जाता है कि दुल्हन और उनके परिवार को भारी मात्रा में उपहार उपलब्ध कराने की स्थिति में समाज में उनके परिवार की इज्जत बढ़ जाती है। हालांकि आंकड़े के बताते हैं कि ज़्यादातर मामलों में इसने लड़कियों के खिलाफ काम किया है। कहने मतलब कभी कभी इतना दहेज देते हैं कि समाज में सोचते हैं, लड़की वाला सोचता है कि हमारा समाज में थोड़ा सर ऊँचा हो जाए। क्योंकि जब समाज में रहने वाले लोग ये सोचते हैं कि हाँ उस फलाने की लड़की की शादी हुई थी, तो उसने लड़की को शादी में बहुत सारा दहेज दिया। तो सामाजिक प्रतिष्ठा जो होती है, ये बहुत इसी मेन फैक्टर सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। कभी कभी समाज में बात करते हुए लोगों को देखा होगा कि फलाने की लड़की की शादी थी या दूसरे लड़के की शादी थी, उसको दहेज में फूटी कौड़ी नहीं मिली। तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि हाँ उसका लड़के की शादी है, उसको फूटी तक कौड़ी तक नहीं मिली। तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा से लोग दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। निष्कर्ष देखेंगे क्या है। दहेज प्रथा को अधिवक्ता इसका समर्थन करने के लिए विभिन्न अनुचित कारणों का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि पूरी तरह से समाज को आदमी नुकसान पहुंचाता है। जो यह समाज है इसको पूरी तरह से विघटित कर रहा है, धीरे धीरे दहेज प्रथा के नीचे दब रहा है। जो मामूली वर्ग के लोग होते हैं वो अपनी लड़की का शादी ना तो पढ़ा पाते हैं लड़की को अच्छे से, और ना ही अच्छे घर में शादी कर पाते हैं। तो ये प्रकार का एक निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ से। दहेज प्रणाली अभी भी कायम क्यों है, देखेंगे दहेज प्रणाली जो कायम क्यों है। दहेज प्रथा जो लड़कियों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए एक सभ्य प्रक्रिया के रूप में शुरू की गई है, क्योंकि वे नए सिरे से अपना जीवन शुरू करते हैं। धीरे धीरे समाज की सबसे बुरी प्रथा बन गई है। यह देखो दहेज प्रथा जो समाज की सबसे बड़ी प्रथा बन गई है, और ये समाज दहेज प्रथा के नीचे दबता जा रहा है। जैसे बाल विवाह, बाल श्रम, जाति भेदभाव, लिंग असमानता, दहेज प्रणाली आदि भी बुरी सामाजिक प्रथाओं में से एक है, जिसका समाज के समृद्ध करने के लिए उन्मूलन की जरूरत है। कहने मतलब ऐसे जैसे बाल विवाह हो गया, श्रम हो गया, जाति भेदभाव, लिंग असमानता होती है, जो उससे हमारा क्या है, इसको समृद्ध करने के लिए, बाल विवाह से उठने के लिए कि कोई लड़के का बाल विवाह ना होने पाए, जिसकी जो हमारी सरकार में जो नियम बना है कि लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। इसलिए लड़की को शादी नहीं करना चाहिए। मगर मान लो अगर कोई लड़की का कम उम्र में विवाह हो गया तो वह मातृत्व के लिए रेडी नहीं हो पाती है, क्योंकि कम उम्र में अगर शादी हो गई तो उसकी मेटर्निटी जो पावर होती है वो कम होती है, और हाई रिस्क में अगर प्रेग्नेंट हो गई, कम उम्र में प्रेग्नेंट हो गई, तो उसको जो क्या रहता है, उसके जच्चा बच्चा दोनों की टेंशन रह जाती है। मतलब रिस्क रहता है कि हाँ उसको माता बनने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, कम उम्र में उसकी शादी हो गई और वो मातृत्व से जूझ गई और अपनी ज़िंदगी को दांव में लगा देती है। तो ऐसा बाल विवाह से बचना चाहिए और समाज को इसकी हानि और लाभ बताना चाहिए एक प्रकार की बाल विवाह से। हालांकि दुर्भाग्य से सरकार और विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद यह बदनाम प्रथा आज भी समाज का हिस्सा बनी है। सरकार कानून लेकर आई थी कि मतलब जो भी दहेज लेगा तो उस पर एक दंडात्मक कार्यवाही होगी, जेल भी हो सकती है, ऐसा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि दहेज के चक्कर में कोई लड़कियां अपने मायके जाती हैं तो उनके
ससुराल वाले जब ससुराल जाती हैं तो उनके ससुराल में उनके सास ससुर द्वारा दबाव दिया जाता है कि हाँ, आपको दहेज के रूप में मुझे कुछ नहीं मिला, अब मुझे दहेज चाहिए। तो लड़की क्या होती है, वहाँ उसे तमाम प्रकार की यातनाएँ झेलना पड़ता है और वो क्या कर लेती है, कहीं मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा लेती है, कहीं आत्महत्या कर लेती है। तो निरंतर ये केस अपने भारत देश में बढ़ते जा रहे हैं। इस पर सरकार को कोई कार्रवाई करनी चाहिए, कोई नियम बनाना चाहिए ऐसा कि उसकी त्वरित जाँच हो और उस पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, हम आपका मानना ये है, अगर कोई लड़की ब्याह कर ससुराल जाती है तो उसे अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि वो अपना परिवार छोड़ के आई है आपके घर। क्या पता आपके घर का खाना उसको अच्छा ना लग रहा हो, क्या आपके घर का उसका रहन सहन ना अच्छा लग रहा हो, क्या वहाँ का एटमॉस्फेयर है, क्या वहाँ पर सोशल है, आपको उसका नहीं अच्छा लग रहा है। आप लड़के, अगर आप अपने आप को लड़की की तरह एक सोच कर रख के देखें कि अगर हम किसी दूसरे के घर जाते हैं और हमको वहीं ज़िंदगी भर रहना है, तो अगर हमको वहाँ अच्छा नहीं लगेगा तो क्या होगा। लड़की अपना घर बाहर छोड़ के आती है, सब कुछ लड़के के घर ससुराल, तो उसको अच्छे से रखना चाहिए। उस पर कोई भी यातनाएँ नहीं देना चाहिए, ना उसके ससुर दे, ना उसके सास दे, ना उसका पति दे। तो कहने का मतलब उसको अच्छे से रखना चाहिए, कुल मिला के उसके हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी बिताना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, परंपरा के नाम पर क्या है, देखते हो, दुल्हन के परिवार को स्थिति का अनुमान दूल्हे और उसके परिवार को गहने, नगद, कपड़े, संपत्ति, फर्नीचर और अन्य परिसंपत्तियों के रूप में उपहार देने से लगाया जाता है। यह चलन दशकों से प्रचलित है। इसे देश के विभिन्न भागों में परंपरा का नाम दिया गया है। कहने मतलब दहेज देना एक परंपरा मान लिए हैं लोग कि हाँ, दहेज देंगे तभी शादी होगी। ऐसा नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं समाज में जो बिना दहेज के शादी करते हैं। कभी न्यूज़पेपर के आर्टिकल में देखो कि हाँ, एक आईएएस था, उसने 1 रुपये देकर शादी कर ली। तो ये दहेज देना एक प्रकार की परंपरा बनती जा रही है। लोग इसे परंपरा मान रहे हैं कि दहेज एक परंपरा के रूप में काम कर रही है। और जब शादी जैसे अवसर होता है तो लोग इस परंपरा को नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। कहने मतलब जैसे कभी शादी होती तो इस जो परंपरा होती है, इसको सोचते हैं हम अगर दहेज न दें, इसको हम नज़रअंदाज कर दें, लेकिन वो नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा समाज इतना ख़राब है कि अगर तुम दहेज नहीं दोगे तो समाज ये कहेगा कि उसने अपनी लड़की की शादी करी और उसने एक भी पैसा या कुछ भी दहेज के रूप में लड़के वाले को नहीं दिया। तो हमारा समाज जीने नहीं देता है लोगों को। यातनाओं से झेलने से बचने के लिए लोग इस परंपरा को अपनाते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं। लोग इस परंपरा का अंधाधुंध पालन कर रहे हैं, हालांकि यह अधिकांश मामलों में दुल्हन के परिवार वालों के लिए बोझ साबित होता है। कहने मतलब दहेज एक परंपरा जो बनती जा रही है, या लड़की के घर वालों के ऊपर एक प्रकार का बहुत बड़ा आर्थिक रूप से बोझ पड़ जाता है। कभी कभी कोई बाप इतना गरीब होता है, इतना पेरेंट्स गरीब होता है कि अपनी लड़की का शादी करने के लिए कैपेबल नहीं होता है, तो कहीं से घर बेच देगा, कहीं ज़मीन बेच देगा, कहीं ऋण पर लोन लेकर आए, कहीं बैंक से लोन लेगा, तमाम प्रकार के लोन लेकर आता है कि हाँ, अपनी लड़की की शादी अच्छे से घर में कर दें दहेज देकर। तो दहेज एक क्या है, कुल मिला के बहुत बड़ा गंदा काम हमको लगता है देखने में, कि एक परंपरा के तौर पे ना देखकर एक ऐसे सिंपल शादी कर देना चाहिए। लेकिन समाज हमारा इतना गंदा है कि हाँ, यही कहता है कि हाँ, उस लड़की की शादी हुई तो उसके पिताजी ने कुछ नहीं दिया, ऐसा देखने को मिलता है। प्रतिष्ठा का प्रतीक, मैंने आपको वहीं डिफिनीशन में थोड़ा जब बताया था तो वहीं पर आपको क्लियर कर दिया था कि प्रतिष्ठा के रूप में भी हमारे दहेज प्रथा को बढ़ावा मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए दहेज प्रथा एक सामाजिक प्रतीक से अधिक है। लोगों का मानना यह है कि जो लोग बड़ी कार, अधिक से अधिक नगद धनराशि दूल्हे के परिवार को देते हैं, इससे समाज में उनके परिवार की छवि अच्छी बन जाती है। कहने मतलब है, जो कभी उसके लड़के के पेरेंट्स वाले कभी कभी लड़की की शादी करते हैं तो अच्छी कार, फर्नीचर वगैरह सब दे देते हैं, जिससे उनके समाज में जो इज्जत होती है वो बन जाती है। वाहवाही होती है समाज में कि हाँ, उसके पिता ने इतना उसको दहेज दिया कि उसका पूरा घर भर गया। तो ये प्रकार की वाहवाही होती है जो समाज के लोगों द्वारा की जाती है। इसलिए भले ही कई परिवार इन खर्चों को बर्दाश्त ना कर पाएँ, पर वे शानदार शादी का प्रबंध करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की के जो घर वाले होते हैं इसका शानदार प्रदर्शन कर तो देते हैं, लेकिन उनके ऊपर आर्थिक बोझ आ जाता है जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और दूल्हे तथा उसके रिश्तेदारों को कई उपहार देते हैं। यह इन दोनों का प्रतियोगिता जैसे हो गया, जहाँ पर हर कोई दूसरा को हराना चाहता है। कहने मतलब दहेज प्रथा एक प्रकार की प्रतियोगिता बन गई है। अब तुमको बताएं कैसे बन गई है। देखो, अगर 2 पड़ोसी रह रहे हो और दोनों लड़की वाले हैं, तो एक लड़की वाला अगर शादी किया तो उस लड़के को कार दिया, तो दूसरा पड़ोसी सोचता है कि उसने कार दिया तो हम दूसरी उससे बड़ी कार देंगे, उससे महंगी कार देंगे। क्या होगा, इस प्रकार के समझ लीजिए कंपटीशन चल रहा है, दहेज देने में कंपटीशन चल रहा है। बताओ, ये समाज की हाल है कि अगर 2 पड़ोसी लड़की हैं और एक लड़की की शादी हुई तो उसने मान लो बोलेरो दिया या कोई भी कार दिया, तो दूसरी वाला लड़की वाला सोचता है कि हम इनसे बड़ी कार देंगे, इससे अच्छी कार देंगे। तो समझ लीजिए एक प्रकार की प्रतियोगिता भी है जो दहेज प्रथा को हमारी निरंतर क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही। देखो, आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि आपको देखना, यही क्वेश्चन मिलेगा, कहीं ऑप्शन दिए होंगे 4, उसमें लिखा होगा दहेज प्रथा को कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो बढ़ावा देते हैं। तो उसमें 3 जो फैक्टर होंगे बढ़ावा देते हैं और 1 होगा जो नहीं देते हैं। तो आप इस फैक्टर को जब अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप MCQ कर पाएंगे। 4 ऑप्शन मान लो आपको गलत दिए हैं कि हाँ, उसमें ये बताना है कि कौन से फैक्टर हैं जो दहेज प्रथा को बढ़ावा देते हैं। तो आपको मान लो ये दिया है,
समाज की प्रतिष्ठा, यानी 4 विकल्प दिए हैं तो उसमें कौन सा नहीं है वो आपको टिक करना है। ये आप तभी टिक कर पाएंगे जब अच्छे से थ्योरी कवर अप कर पाएंगे, वरना आप देखो हम इस टॉपिक के आपको एमसीक्यू भी उपलब्ध कराएंगे, ऐसा नहीं है। मैंने हर टॉपिक के एमसीक्यू डालेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे पार्ट वाइज, ठीक है। फिर एक दहेज को सोसाइटी के लिए एक अभिशाप माना गया। जो दहेज है सोसाइटी के लिए अभिशाप है, हम खुद मान रहे हैं कि हाँ ये समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे और उसके परिवार को नगद संपत्ति और अन्य संपत्तियों के रूप में उपहार देने की प्रथा है, जिसे वास्तव में महिलाओं, विशेष रूप से दुल्हनों के लिए शाप कहा जा सकता है। जो दहेज प्रथा होती है महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। दहेज ने महिलाओं के खिलाफ कई अपराधों को जन्म दिया है। यहाँ विभिन्न समस्याओं पर एक नज़र है तो इस प्रथा से दुल्हन और उसके परिवार को सदस्य की उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये प्रकार का अभिशाप है, और जो घर वाले महिलाएं होती हैं उनके घर में समस्या उत्पन्न हो जाती है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे मानसिक हो, कुछ भी करके उनके घर पे एक समस्या उत्पन्न हो जाती है अत्यधिक खर्चा करने से। परिवार पर वित्तीय बोझ, मैंने बताया परिवार पर वित्तीय भी बोझ बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये कारण बता रहे हैं कि दहेज प्रथा के कारण क्या हैं और इनसे क्या हानियाँ होती हैं। दहेज प्रथा से क्या मतलब है, हर लड़की के माता पिता उसके जन्म के बाद उसकी शादी के लिए बचत करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बच्ची पैदा हुई घर में और उसकी उम्र 20 साल के बाद शादी करना है तो उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अगर अभी से पैसा बचाना स्टार्ट कर देंगे तभी उसको जाकर के 20 साल की उम्र में उसकी अच्छी से शादी कर पाएंगे। आजकल की शादी का माहौल ये है कि अगर आपके पास 15-20 लाख रुपये है तभी आप नॉर्मल शादी कर पाएंगे। हाई शादी इतना महंगी हो गई तो 50-60 लाख तक चली जाती हैं, लेकिन हम मध्यम वर्ग के परिवार की बात कर रहे हैं कि 10-15 लाख रुपये कुछ नहीं होता है, इतना शादी में लग जाता है। शादी की बचत के लिए करते हैं क्योंकि शादी के मामले में सजावट से लेकर खान पान तक की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। इसके अलावा उन्हें दूल्हे, उसके परिवार और उसके रिश्तेदारों को भारी मात्रा में उपहार देने की आवश्यकता होती है। एक तो दूल्हा को दहेज दो, फिर दूल्हा के बाद फूफा को दो, मौसिया को दो, सबको दो, मतलब दहेज देना है सबको, सबको उपहार दो। फूफा न दो तो मुँह लेंगे वो कि हमको शादी हुई हमारे तो फूफा सबसे नाराज़, अलग में घूमेंगे बारात में कि हमको कुछ मिला ही नहीं, कोई उपहार नहीं मिला। तो इससे बचने के लिए क्या उस लड़की वाले को, घर वाले को, दूल्हे के रिश्तेदारों को भी कपड़ा भिजवाते हैं, सामान भिजवाते हैं, गिफ्ट भिजवाते हैं। मतलब लड़के को तो चाहिए उसके रिश्तेदारों को भी खुश करना है। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों और मित्रों से पैसे उधार लेते हैं, जबकि इन मांगों को पूरा करने के लिए बैंक से, अच्छा लड़की की शादी जो होती है तो उसके पेरेंट्स कभी कभी उधार लेते हैं, मित्रों से लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं कि हाँ अपनी लड़की की शादी कर देंगे, बाद में हम अपना कर्जा उतारते रहेंगे, अपना ऋण अदा करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं जीवन स्तर को कम करना। जीवन के स्तर को कैसे कम होता है हम आपको बताएं। कभी कभी लड़की की शादी होती है तो उसके पेरेंट्स इतना सारा पैसा उधार लेते हैं कि बाद में चुका नहीं पाते हैं, तो वो आर्थिक स्थिति जो होती है उनकी, इकोनॉमिक जो उनका स्टेप होता है वो गड़बड़ हो जाता है, तो उनके जीवन स्तर में कमी हो जाती है और दिन भर टेंशन में रहते हैं कि मैं से कैसा कर्जा उतारूँ। तो टेंशन में आने के कारण उनका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। जहाँ वो 80 साल जीवित होने वाले होते हैं तो उनकी मृत्यु 75 साल की वर्ष में हो जाती है। यही इस हेडिंग का मतलब यही है। दुल्हन के माता पिता अपनी बेटी की शादी पर इतना खर्च करते हैं कि वे अक्सर अपने जीवन स्तर को कम कर देते हैं। कई लोग बैंक ऋण के चक्कर में फंसकर अपना पूरा जीवन इसके चुकाने में ख़त्म कर देते हैं। कभी कभी होता है लड़की की शादी करने के लिए उसके पेरेंट्स बैंक से कर्जा ले लेते हैं, तो उसको चुकाते चुकाते उनकी ज़िंदगी उबर जाती है और दिन भर यही सोचते रहते हैं हम कैसे कर्जा उतारें। तो उनकी जो जीवन की आयु की जो उनकी कार्यकाल होता है, मान लो 80 साल जीना चाह रहे हैं, लेकिन वो टेंशन में दिन भर बैठने से उनको तो खाना अच्छा लगेगा ना कुछ अच्छा लगेगा, तो उनके जीवन जो स्तर में है उसमें निरंतर कमी आती है। भ्रष्टाचार को सहारा देना। जिस व्यक्ति के घर में बेटी ने जन्म लिया उसके पास दहेज देने और एक सब समारोह का आयोजन करने से बचने का कोई विकल्प नहीं होता है। कहने मतलब कि उसका शादी करना है, भव्य आयोजन करने का कोई विकल्प नहीं है कि हाँ गए मंदिर में सिंपल शादी कर ली। सभी चाहते हैं कि हम अच्छी शादी करें, थोड़ा धूमधाम से करें। उन्हें अपनी लड़की की शादी के लिए पैसा जमा करना होता है और इसके लिए लोग कई भ्रष्ट तरीके से रिश्वत लेना, टैक्स चोरी करना, अंशधनों के रूप में व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग इससे अधिकारी वकारी को हो जाते हैं तो अपनी बेटी के अच्छी से धूमधाम शादी करने लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। जो अधिकारी वगैरह होते हैं वो रिश्वत लेना स्टार्ट कर देंगे कि हम अभी से पैसा इकट्ठा कर दें रिश्वत लेकर, जिससे हमारी शादी होगी, हमारी बेटी की जो शादी होगी तो उसमें हम बहुत सारा पैसा खर्चा करेंगे। तो दहेज प्रथा जो होती है एक प्रकार भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दे रही है। लोग टैक्स चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, चोरी करने का मतलब तमाम प्रकार की जो भ्रष्ट नीतियाँ हैं उनका पालन करते हैं, क्योंकि हमारी लड़की की शादी होगी तो उसमें खर्चा करेंगे, पैसा अभी से बटोरना स्टार्ट कर दें। तो ऐसा होता है, इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। दहेज एक भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या है, लड़की के लिए भावनात्मक तनाव। सास ससुर अक्सर उनकी बहू द्वारा लगाए गए उपहारों की तुलना उनके आसपास, ये फैक्टर देखो मैंने कितना अच्छा फैक्टर लिखा है। लड़की के लिए भावनात्मक तनाव कि लड़की का ससुराल गई है तो वहाँ पर उसको तनाव कैसा फील होता है। देखो सास ससुर अक्सर उनकी बहू द्वारा लाए गए उपहारों की तुलना उनके आसपास की
अन्य दुल्हनों के द्वारा लाए गए उपहारों से करते हैं। कहने मतलब अगर लड़की ब्याह कर ससुराल गई है तो उसके सास ससुर उससे कंपेरिजन करते हैं कि देखो पड़ोसी की लड़की की शादी थी तो उसने बहुत सारा दहेज पाया, लेकिन तुम जब शादी करके आई हो तो तुम्हारे पिताजी ने हमको बहुत सारा दहेज नहीं दिया। तो सोसाइटी में कंपेरिजन करते हैं, तो लड़की को क्या करते हैं, नीचा दिखाते हैं, उसके ऊपर व्यंग्यात्मक हास्यात्मक टिप्पणी करते हैं और उस पर हंसते हैं और उसको शारीरिक या मानसिक रूप से यातना देते हैं। कुल मिला के ये बहुत ख़राब यातना होती है। जितना जिसको कैपेबल उतना ही दहेज दे पाता है, लेकिन लड़की को यातना झेलना पड़ता है। लड़कियां अक्सर इस वजह से भावनात्मक रूप से तनाव महसूस करती हैं और मानसिक अवसाद से पीड़ित रहती हैं। कहने का मतलब जब सास ससुर उसको बार बार ताना सुनाएंगी, यातनाएं देंगी, तो उसके क्या होगा, उसका मानसिक तनाव होगा, टेंशन रहेगी दुनिया भर की कि हाँ ये देखो बार बार हमको ताना सुनाते हैं कि हाँ मेरे पिताजी ने इतना सारा दहेज नहीं दिया था। तो क्या होगा, उसकी मानसिक विक्षिप्त होने लगेगी और उसका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास रुक जाएगा, दिन भर टेंशन में रहेगी। तो कभी कभी इतना ससुराल वाले उसको इतना पीड़ित कर देते हैं कि लड़की को आत्मदाह या मिट्टी का तेल जलाकर या सुसाइड कर लेती हैं, फांसी लगा लेती हैं। लेकिन ये हमारे समाज का बड़ा गंदा कल्चर है। पेरेंट्स सास ससुर को थोड़ा ढंग से रहना चाहिए, क्योंकि वो भी लड़की ब्याह कर आई है तुम्हारे घर, थोड़ा अच्छे से रहेगी तो आपका परिवार भी अच्छे से चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं शारीरिक शोषण। इसमें क्या है, जहाँ कुछ ससुराल वाले ने अपनी बहू को साथ बदसलूकी करने की आदत बना रखी है। कहने मतलब कहीं कहीं ससुराल में बहू के साथ बदसलूकी होती है, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, और कभी भी उससे अपमानित करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। वहीं कुछ ससुराल वाले अपनी बहू का शारीरिक शोषण करने में पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये आप पॉइंट समझ रहे होंगे। कई मामले दहेज की भारी मांग को पूरा करने में अपनी अक्षमता के कारण महिलाओं को मारने और जलाने के समय पर उजागर हुए हैं। मैंने बताया क्या, ससुराल वाले कभी कभी दहेज प्रथा के चक्कर में उस लड़की का मिट्टी का तेल डाल के कहीं आग लगा देते हैं, कहीं उसकी मर्डर कर देते हैं दहेज के चक्कर में। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ससुराल लड़की घर अपना छोड़ के आपके घर आई है, उसका परस्पर ध्यान रखना चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या, एक लड़की को हमेशा परिवार के लिए बोझ के रूप में देखा जाता है। यह दहेज प्रणाली है जिससे कन्या भ्रूण हत्या को जन्म दिया है। कहने मतलब कभी कभी भ्रूण में जब जो लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसका कभी कभी लिंग निर्धारण जो लिंग चेकअप होता है, लेकिन हमारे भारत देश में लिंग की जांच करवाना पूर्णतः बंद है, बैन है। लेकिन फिर भी चोरी चुपके से हो जाता है लिंग की पहचान करना कि पेट में जो बच्चा है लड़का है कि लड़की है। अगर लड़की होगी तो उसका जो भ्रूण की हत्या करवा दी जाती है। किस लिए करवाई जाती है, उसके घर वाले सोचते हैं कि लड़की अगर पैदा हुई तो मुझे दहेज बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, इसकी शादी करनी पड़ेगी। तो इसके कारण जो हमारे देश में लिंग जो भ्रूण हत्या होती है लड़कियों की, वो निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्हें गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता है। क्योंकि अगर वो पैदा हो गई तो उन्हें दहेज के रूप में तमाम सारा सामान देना पड़ेगा। इसलिए क्या हुआ, एक प्रकार दहेज प्रथा का एक मुख्य कारण है कि एक प्रकार की ये समझ लीजिए कि लिंग भ्रूण हत्या भी हो रही है दहेज प्रथा के चक्कर में। कई दंपतियों ने कन्या भ्रूण हत्या का विरोध भी किया है। भारत में नवजात कन्या को लावारिस छोड़ने के मामले में भी समान रूप से उजागर हो रहे हैं। कहने मतलब कहीं कहीं लड़की अगर पैदा हो गई तो उसे लावारिस कहीं चौराहे पे छोड़ देंगे, कहीं नाली में छोड़ देंगे, कहीं कूड़ा में छोड़ देंगे। अगर लड़की पैदा हो गई, अगर लड़का पैदा हुआ तो कुछ ठीक ही ठाक उनको बहुत धूमधाम मचाएंगे। अगर कहीं लड़की पैदा हो गई तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, हाँ उसको लावारिस छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दहेज प्रणाली के खिलाफ कानून। अब देखेंगे हमारे भारत देश में दहेज प्रणाली के खिलाफ कौन कौन से कानून बने हैं जो सरकार उनका पालन करवा रही है, लेकिन हमारे समाज में इसका पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पा रहा है। वो सब कागज़ कार्यवाही तक ही सीमित है। दहेज प्रणाली भारत समाज में सबसे जागरण सामाजिक प्रणालियों में से एक है। इसने कई तरह के मुद्दों जैसे कन्या भ्रूण हत्या, भ्रूण और लड़की को लावारिस छोड़ना, लड़की के परिवार में वित्तीय समस्याएं, पैसे कमाने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करना, बहू का भावनात्मक और शारीरिक शोषण करने को जन्म दिया है। तमाम प्रकार की जो यातनाएं होती हैं वो महिलाओं को दी जाती हैं दहेज। ठीक है, देखो बहू का भावनात्मक और शारीरिक शोषण करने के लिए जन्म दिया है। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने दहेज को दंडनीय अधिनियम बनाते हुए कानून बनाए हैं। यहाँ इन कानूनों पर विस्तृत रूप से नज़र डाली जा रही है। देखो कौन सा कानून है, जो हमारा दहेज निषेध अधिनियम था, जो हमारा दहेज निषेध अधिनियम था 1961 का। इस अधिनियम में क्या बताया गया है, इस अधिनियम के माध्यम से दहेज देने और लेने की निगरानी करने के लिए कानूनी व्यवस्था लागू की है कि अगर कोई दहेज लेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, अगर कोई देगा तो उस पर कार्रवाई होगी, यानी कि दोनों साइड भी कार्रवाई होगी। इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेन देन की स्थिति में जुर्माना लगाया जा सकता है, सज़ा में कम से कम 5 साल की सज़ा हो सकती है। तो देखो आपको ये हेडिंग में लिखना है दहेज निषेध अधिनियम 1961, और इसमें क्या लिखना है कि कम से कम 5 साल की सज़ा और 15,000 रुपये न्यूनतम जुर्माना दिया जाएगा, क्योंकि 15,000 से कम जुर्माना नहीं लगेगा आपके ऊपर। आपको 15,000 जुर्माना देना पड़ेगा अगर आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं। लेकिन कहाँ, कुछ नहीं समाज में। लड़की से दहेज लिया जाता है और लड़की वाले ले लेते हैं, लड़की वाले देते हैं। तो कहीं कुछ है, कुछ नहीं है, सब कागज़ी कार्यवाही है।
लेकिन अगर इसका कोई उल्लंघन करता है, अगर कोई रिपोर्ट करवा देता है तो 5 साल की, कम से कम 5 साल की सज़ा और कम से कम 15,000 रुपये व जुर्माना देना होगा दहेज की राशि के आधार पर। दहेज की मांग दंडनीय है। दहेज कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मांग करने पर भी 6 महीने का कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अगर कहने का मतलब अगर कोई दहेज मांगता है तो उस पर 6 महीने का कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिला का संरक्षण। बहुत सी महिलाओं के साथ अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग को पूरा करने के लिए भावनात्मक और शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया जाता है। इस तरह से दुरुपयोग के खिलाफ महिलाओं को सतर्क बनाने के लिए इस कानून को लागू किया गया था। कहने मतलब घरेलू हिंसा, घर में हुई हिंसा, यही मतलब है। जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का था उसमें महिला संरक्षण की बात की गई थी। उसमें कहा गया था अगर ससुराल लड़की गई है और वहाँ उसके लड़के वाले डिमांड करते हैं कि हाँ मुझे अभी और दहेज दो, तो इस प्रकार की महिलाओं के खिलाफ जो दुरुपयोग हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था, तो उससे बचने के लिए सरकार ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लेकर आया था महिलाओं संरक्षण के लिए। तो ये दो आप पॉइंट लिख लीजिए कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया था और अपने ऊपर जो पढ़ाया है ये वाला कि जो दहेज प्रथा अधिनियम था ये 1961 में आया था। ये दो आप याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि दोनों में क्या अंतर है। फिर महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाता है। शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, आर्थिक और यौन सहित सभी प्रकार के दुरुपयोगों कानून के तहत दंडनीय है। विभिन्न प्रकार की सजा और दुरुपयोगों की गंभीरता से अलग अलग लिया जा रहा है। अब देखो दहेज प्रणाली को समाप्त करने के संभावित तरीके कि हम दहेज प्रणाली को कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे इसे ख़त्म कर सकते हैं, किसको उखाड़ कर फेंक सकते हैं। अब देखेंगे क्या है, सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के बावजूद दहेज प्रणाली की अभी भी समाज में एक बहुत मजबूत पकड़ है। इस समस्या को समाप्त करने के लिए कुछ समाधान दिए गए हैं। देखो कौन से समाधान मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो समाज है वो शिक्षा, कि अपनी लड़की को बहुत अच्छी शिक्षा दो, पढ़ा लिखा दो, तो शायद डिमांड जो होगी दहेज की बहुत कम होगी। क्योंकि दहेज की डिमांड जब कम होगी तब कब होगी, जब आपकी लड़की बहुत पढ़ी लिखी होगी, आप उसको पढ़ा लिखा कर कहीं जॉब दिलवा दिए, अच्छी जॉब कर पोस्ट हो गई, तो लड़के वाले दहेज रूपी कुछ नहीं लेंगे। दहेज पढ़ा जाति भेदभाव और बाल श्रम जैसे सामाजिक प्रथाओं के लिए शिक्षा का अभाव मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक है। लोगों को ऐसा विश्वास प्रणालियों से छुटकारा पाने के लिए तार्किक और उचित सोच को बढ़ावा देने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए, जैसे बुरे प्रथाओं को जन्म लेते हैं। फिर देखो दूसरा क्या है, एक जो दहेज को ख़त्म करने का जो समाधान है, दहेज प्रथा को ख़त्म करने का जो समाधान है, पहले मैंने क्या बताया, शिक्षा, और दूसरा बता रहे हैं महिला सशक्तिकरण या नारी सशक्तिकरण। अपनी बेटियों के लिए एक अच्छी तरह की से स्थापित दूल्हे की तलाश में और बेटे की शादी में अपनी सारी बचत का पैसा निवेश करने के बजाय लोगों को अपनी बेटी की शिक्षा पर ध्यान करना चाहिए। कहने मतलब है लड़की को शिक्षा पर सारा पैसा उसको दहेज का जो पैसा होता है वही पैसा आप लड़की की शिक्षा में लगा दीजिए। क्या पता वो ज़िंदगी में सक्सेस हो जाए, जॉब लग जाए, तो उसको दहेज नहीं देना पड़ेगा। पैसा खर्च करने चाहिए और उसे स्वयं खुद पर निर्भर करना चाहिए। मतलब लड़की को खुद स्वयं पर डिपेंड हो जाए, पेरेंट्स पर डिपेंड ना हो। महिलाओं को अपने विवाह के बाद भी काम करना जारी रखना चाहिए और ससुराल वालों के व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के पर झुकने के बजाय अपने कार्य पर ऊर्जा केंद्रित करना चाहिए। महिलाओं को अपने अधिकारों और उसे तरह खुद को दुरुपयोग होने से बचाने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं और इसे अवगत कराया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये है कि जो लड़की होती हैं उनको सशक्त करना। तमाम प्रकार की अपने देश में योजनाएं चलती हैं महिला सशक्तिकरण की, कि महिला जो हमारी सशक्त हो जाए, खुद अपने आप खड़ी हो जाए पैरों पे, ऐसे तमाम प्रकार की योजना आती हैं। अब फिर देखेंगे अगला क्या पॉइंट है, लैंगिक समानता। हमारे समाज में मूल रूप से मौजूद लिंग असमानता दहेज प्रणाली के मुख्य कारणों में से एक है। बहुत कम उम्र से बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए कि दोनों पुरुष और महिलाओं के समान अधिकार हैं और कोई भी एक दूसरे से बेहतर कम नहीं है। कहने मतलब समाज में ये सबकी सोच होना चाहिए कि लड़का जो चाहे हो चाहे लड़की हो, दोनों को जो अधिकार हैं वो समान होते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। इसके अलावा कुछ मुद्दे को संवेदनशील बनाने के लिए तरह तरह के अभियान आयोजित किए जाने चाहिए और सरकार द्वारा निर्धारित कानूनों को और अधिक कड़े बनाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, देखो मैंने यहाँ से बता रहा हूँ दहेज प्रथा पर एक निबंध क्या है। दहेज प्रथा बेटियों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद करने के रूप में शुरू हुई थी। जो दहेज प्रथा है वो दहेज प्रथा बेटियों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद करने के रूप में शुरू हुई थी, क्योंकि वे विवाह के बाद नए स्थान पर नए तरीके से अपना जीवन शुरू करती हैं। नेक्स्ट यहाँ सदियों से भारत में प्रचलित है। दहेज प्रणाली समाज में प्रचलित बुराइयों में से एक है। दहेज प्रणाली जो है हमारी समाज में से बहुत सी गंदी प्रणालियाँ हैं, उसमें दहेज प्रणाली जो है एक प्रकार अभिशाप है हमारे समाज में।
इसने कई तरह के मुद्दों जैसे कन्या भ्रूण हत्या, लड़की के परिवार में वित्तीय समस्याएं इत्यादि को जन्म दिया है। कहने में दहेज के चक्कर में लड़की के दहेज के चक्कर में जो उसके घर वाले होते हैं भ्रूण हत्या करवा देते हैं। अगर पेट में लड़की है तो उसकी हत्या करवा देते हैं। सोचते हैं अगर ये बच्ची पैदा हो गई तो मुझे दहेज देना पड़ेगा। तो भ्रूण हत्या को दहेज प्रथा भी बढ़ावा दे रही है। और परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले जब ज़्यादा दहेज देंगे तो उनके ऊपर इकोनॉमी जो होगी, इकोनॉमिकल जो कंडीशन होती ख़राब हो जाती है और उन पर अत्यधिक बोझ पड़ता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने दहेज को दंडनीय अधिनियम बनाते हुए कई कानून बनाए हैं। इस समस्या को निजात पाने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए थे और तमाम प्रकार के, अगर कोई दहेज लेता पाया गया या देता पाया गया तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, लेकिन इसका परस्पर कोई पालन नहीं कर रहा है। दहेज प्रणाली लड़कियों और उसके परिवार के लिए पीड़ा का कारण है। दहेज प्रणाली है और लड़के के परिवार के लिए बहुत बड़े दर्द की बात होती है कि अगर कोई गरीब है तो अपनी लड़की की शादी करना चाहे तो उसे बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है, जो एक प्रकार का लड़की के फैमिली वालों के लिए अभिशाप है। इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए सरकार और उनकी आम जनता के हित खड़ा होने की जरूरत है। कहने मतलब इस प्रणाली के हटाने के लिए सरकार और जनता के बीच एक मध्यस्थता होनी चाहिए और उसे खत्म करने के लिए आगे आना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए। जब हम कोई वीडियो डालें तो आपका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो प्लीज़ कमेंट में हमको दिक्कत बताएं। कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ कितने लोग पेट का परसेंटाइल का कितना परसेंटाइल होना चाहिए पेट में 2021 में कि हाँ एग्ज़ाम देने को पाएँ। तो मैं आपको बता दूं, जितने लोग भी, जितनी फीमेल कैंडिडेट थे जो भी फॉर्म फिल की थी, सबको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। तो आप तैयारी करते रहिए। अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, एग्ज़ाम अभी लगभग 2 मंथ तो होगा ही नहीं। तब तक आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए क्योंकि आपको एक सीट से फाइट करना है, ठीक है। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस और देखिए रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।